वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन वेक्टर अलजेब्रा। आज के लेक्चर में हम एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स के बारे में। और पिछली बार हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। एक थी साइन चेंज प्रॉपर्टी। अगर इस बॉक्स में, इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, तो अगर इस बॉक्स में दो चीज़ों की पोजीशन स्विच करी जाए तो माइनस साइन का फ़र्क आता है, और अगर साइक्लिक शिफ्ट किया जाए तो साइन चेंज नहीं होता। फिर हमने एक ट्राइलिनियरिटी प्रॉपर्टी देखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्लॉट में जो एडिशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और फर्स्ट स्लॉट में जो स्केलिंग है वो भी वेल बिहेव करती है, और सेम फॉर सेकंड स्लॉट, सेम फॉर थर्ड स्लॉट। इसी वजह से उसे ट्राइलिनियरिटी बोलते हैं। ठीक है। एंड देयर वाज दिस ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी। आज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो पहली स्लाइड है एक ज्योमेट्रिक प्रिल्यूड। ऑप्शनल है, स्किप कर सकते हैं, पर फिर भी कोशिश करें ना करें स्किप। और इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है इन बातों को, पर अगर ये बातें समझ में आएंगी तो आगे की चीज़ काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाएगी, अन्यथा उतना नहीं समझ में आएगा मामला। ठीक है। तो एज यूजुअल ई डिनोट्स द यूक्लिडियन स्पेस। सारी बातें 3 डायमेंशंस में होंगी, सारा डिस्कशन। वी इज़ ऑल द 3 डायमेंशनल वेक्टर्स। और हमारी यूजुअल डिक्शनरी, वो एक पॉइंट है फिक्स्ड इन द स्पेस, और एक फंक्शन हम फिर डिफाइन कर रहे हैं f, विच इज़ डिफाइंड हाउ। कई बार हम कर चुके हैं। दिस टेक्स अ पॉइंट p टू द पोजिशन वेक्टर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o, एंड दिस इज अ बाइजेक्शन, वी नो दिस। अब एक छोटा सा प्रश्न है कि एक पॉजिटिव नंबर d हमने फिक्स किया, और फिर ये सेट डिफाइन किया ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इज d। ठीक है। पूछा गया है इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब इसको ज्योमेट्रिकली डिस्क्राइब करें। व्हेन आई से डिस्क्राइब, ज्योमेट्रिकली डिस्क्राइब, डिस्क्राइब्ड तो ये है ही, पर डिस्क्राइब करने से पहले इसका मतलब क्या है रिकॉल कर लेते हैं। सेट थ्योरी, दिस इज सेम एज आस्किंग फॉर दोज थिंग्स इन द डोमेन ऑफ एफ, यानी दोज पॉइंट्स इन द यूक्लिडियन स्पेस जिनकी वैल्यू एफ के अंडर ए के अंदर जाती है। ये तो सेट थ्योरेटिक डेफिनेशन है, पर हमारा फंक्शन जिस प्रकार डिफाइंड था उसको अगर हम इस्तेमाल करें तो हमें मिलेगा वो सारे पॉइंट्स। आई मीन दिस सेट इज सेम एज द सेट ऑफ दोज पॉइंट्स, set of those points p such that the position vector of p with respect to o has magnitude d। पर ये exactly वही सेट है जो है set of all those points जिनका distance from o is d। राइट। तो इसको कैसे हम पिक्चर करेंगे, कैसे इसका चित्र बनाएंगे? बहुत सरल है। पॉइंट ओ के अबाउट डी रेडियस का स्फीयर, दैट्स व्हाट दिस थिंग इज, एज सिंपल एज दैट। एकदम सरल सवाल। एक दूसरा सवाल हम देखना चाहते हैं। एक नॉन जीरो वेक्टर है p, दिस इज स्मॉल p, मे बी मैं इसको मिटा करके फिर से लिख देता हूँ। दिस इज स्मॉल p। एक वेक्टर है p जो कि नॉन जीरो है, और let's say capital P is the point such that f of capital P is small p। ठीक है, यानी कि पोजिशन वेक्टर ऑफ कैपिटल P विद रिस्पेक्ट टू O इज दिस थिंग। ओके। R एक रियल नंबर हमें दिया हुआ है, और एक सेट B हमने डिफाइन किया कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स जिनका डॉट प्रोडक्ट विद दिस फिक्स्ड थिंग P इज R। राइट। ये फिक्स्ड रियल नंबर R था, वो यहाँ पर है। ओके। और फिर वही, व्हाट इज अ ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस गाय, ये प्रश्न है। सोचें इस पे। ओके। सो ये सेट एम्प्टी भी हो सकता है। वेल, एम्प्टी हो सकता है क्या? नहीं, ये एम्प्टी नहीं हो सकता है। इसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट तो है ही सही। सो फर्स्ट शो दैट। सो एक्सरसाइज बी इज नॉट एम्प्टी, बी इज नॉट एम्प्टी, और इसमें ये यूज होगा कि द वेक्टर पी इज नॉन जीरो, अदरवाइज दिस कुड बी एम्प्टी अगर आर जीरो नहीं होता तो। ओके, सो दिस इज अ नॉन एम्प्टी सेट। फर्दर इसके अंदर अगर हम कुछ भी ले लें, सो लेट्स से क्या क्या नाम दिया जाए, लेट्स से वी नॉट भी गंदा हो जाएगा। लेट्स से यू इज अ पॉइंट इन बी, फिक्स अ पॉइंट
in B, then U plus W is in B whenever W is orthogonal to the vector P. This is clear. अगर U B में है तो U plus W भी B में है, where we can choose W to be anything orthogonal to P. So this is also a very, very simple thing. The point is, everything that is there in B is of this form. तो B में हम कुछ भी और उठाएंगे तो वो U plus W के तौर पे लिखा जा सकता है for some suitable W which is perpendicular to P. So maybe I'll just write it down. In fact, for all V in B, ये ऐसे लिख देता हूँ. In fact, the set B is equal to this set. So this is also an exercise. Try to prove this. तो ये बात एक बार मान गए तो हम फिगर बना सकते हैं. पॉइंट P यहाँ है क्योंकि दिस वॉज अ नॉन जीरो वेक्टर. पॉइंट P विल बी डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट O, और पॉइंट U कहीं पर है. व्हाट इज पॉइंट U? पॉइंट U इज अ पॉइंट सच दैट द पोजिशन वेक्टर ऑफ U इज लिटिल u. सो लिटिल u वॉज सम आर्बिट्ररी पॉइंट इन द सेट B, और फिर कैपिटल U एक पॉइंट है सच दैट द पोजिशन वेक्टर ऑफ कैपिटल U इज लिटिल u. मे बी थोड़ा इनको मैं बड़ा बना देता हूँ. नोटेशन थोड़ी बुरी है पर अब क्या करें. ठीक है, तो पॉइंट U यहाँ पर है, और मीनिंग दिस वेक्टर हैज़ द प्रॉपर्टी कि इसका डॉट विद दिस वेक्टर इज R. ओके, अब जैसा कि यहाँ पे है इस इक्वेशन में, कोई भी चीज़ जो ऑर्थोगोनल है P के, वो अगर हम U में जोड़ देंगे तो B में ही कोई चीज़ मिलेगी और B की हर चीज़ उस तरीके से मिल जाएगी. तो B के ऑर्थोगोनल कोई चीज़ अगर लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो इस प्लेन में कहीं होगा. ये जो प्लेन है, जो पूरा का पूरा प्लेन ऑर्थोगोनल टू दिस लाइन है, उस प्लेन में कोई भी पॉइंट लेंगे दैट करस्पॉन्ड्स टू समथिंग ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर P, राइट. तो ये चीज़ फिर किसके करस्पॉन्ड करेगी? वेल, इसमें कोई भी चीज़ जोड़ दें जो P के ऑर्थोगोनल है और उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिलेगा. सो ये मैं अब यहाँ पे सारी बातें नहीं कर रहा हूँ, आप खुद समझ जाएंगे कि बेसिकली कंसिडर द प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. वो प्लेन ले लेंगे, उस प्लेन में हर पॉइंट का पोजिशन वेक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड प्रिसाइसली वही पोजिशन वेक्टर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो थिंक अबाउट दैट. फिगर यहाँ पे बना हुआ है. दिस इज द वेक्टर U, दिस इज द वेक्टर P, एंड दिस plane is orthogonal to this line and passing through the point capital U. That is this plane. So that is the description of F inverse B. Okay? नहीं क्लियर है तो पॉज करके सोचें. The only way to make this clear is to really think about it. All right, finally एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर एक वेक्टर P है नॉन ज़ीरो अगेन, और मान लेते हैं एक पॉइंट है कैपिटल P सच दैट the position vector of capital P with respect to O is this vector little p. D greater than 0 दिया है, R एक रियल नंबर दिया है, और इस बार हम उन वेक्टर्स को कलेक्ट कर रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड D है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में था, और वो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हैं जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में था. तो फिर इसका क्या डिस्क्रिप्शन है? वेल, इसका डिस्क्रिप्शन एक्चुअली इस डिस्क्रिप्शन और इस डिस्क्रिप्शन का इंटरसेक्शन है. अब वो इंटरसेक्शन एम्प्टी भी हो सकता है. अगर ये प्लेन कट ही ना करे इस स्फीयर को तो वो इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगा. वो ये जो चीज़ है ये एक पॉइंट भी हो सकती है, दिस थिंग, यानी कि द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन, सॉरी दिस स्फीयर विद दिस प्लेन, पॉइंट भी हो सकता है जब ये प्लेन टैंजेंशियल जा रहा हो स्फीयर के. पर जेनेरिकली एक सर्कल मिलेगा. एक प्लेन का अगर स्फीयर से इंटरसेक्शन लेते हैं तो जेनेरिकली एक सर्कल मिलेगा. So generically the answer is a circle. Generically, not always. empty भी हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता है, पॉइंट को भी सर्कल ही मान सकते हैं, और फिगर कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट. ये जो प्लेन है उसको अगर हम एक स्फीयर से इंटरसेक्ट कर देंगे तो एक सर्कल कट आउट होगा, जो कि आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मैं बना नहीं सकता. दिस काइंड ऑफ थिंग विल बी देयर. ओके, सो वेरी वेरी सिंपल थिंग्स.
पर अब ये सब क्यों, मैं इन सब की बात क्यों कर रहा हूँ? तो मान लेते हैं हमारे पास 6 नंबर्स फिक्स्ड हैं और फिर किसी ने 3 वेक्टर्स ऐसे ढूंढे सच दैट जो 6 पॉसिबल पेयर वाइज डॉट प्रोडक्ट्स लिए जा सकते थे, ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, बी का बी के साथ, बी का सी के साथ एंड सो ऑन। तो जो 6 डॉट प्रोडक्ट्स लिए जा सकते थे वो उन 6 नंबर से अग्री कर रहे हैं। प्रश्न है इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कितना बताती है हमें इन तीनों वेक्टर्स के बारे में। ये जो डायगनल पे चीज़ें दिख रही हैं ये तो हमें लेंथ्स बता दे रही हैं इन तीनों वेक्टर्स की, तो थोड़ा तो कंस्ट्रेंट है यहाँ पे। पर अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें उनके बीच के एंगल्स भी बता दे रही है। तो ऐसे ही समझ में आना चाहिए, अगर लेंथ्स और एंगल्स तीनों ये पूरा डेटा पता है तो बहुत रिजिड सिचुएशन होगी, और उसी बात को मैं प्रिसाइसली बोलना चाहता हूँ। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि वाई यूजुअल अपनी डिक्शनरी हम फिक्स कर लेते हैं, फिक्स अ पॉइंट ओ एंड सेट अप दिस फंक्शन, ठीक है, वो यूजुअल। और वेक्टर ए और वेक्टर बी के करस्पॉन्डिंग हमको पॉइंट्स मिल जाएंगे, वेक्टर सी के करस्पॉन्डिंग नहीं मिलेगा, पर एक बार वेक्टर ए और वेक्टर बी के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं उनको हम प्लॉट कर लेते हैं। सो दिस इज वेक्टर लिटिल ए, दिस इज वेक्टर लिटिल बी। और मान लेते हैं किसी ने 3 और वेक्टर्स ढूंढे विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशन। सो लेट्स से किसी को ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम भी मिल गए, वेक्टर्स ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम विद द सेम एग्जैक्ट डेटा। तो इसके करस्पॉन्डिंग भी हम प्लॉट बना सकते हैं। एक पॉइंट ओ प्राइम फिक्स कर लें स्पेस में कहीं पर भी, तो हमें पॉइंट्स कैपिटल ए प्राइम और कैपिटल बी प्राइम मिलेंगे, सच दैट दिस इज वेक्टर लिटिल ए प्राइम, दिस इज वेक्टर लिटिल बी प्राइम। नाउ ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो सेम है, क्योंकि बोथ ऑफ दीज लेंथ्स आर जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा 1 1, राइट? व्हाट इज mod a? Mod a is square root of alpha 1 1, and mod a is same as the length of this line segment. Similarly, mod a prime is the length of this line segment. तो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट की लेंथ बराबर है, उसी तरीके से ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट की लेंथ बराबर है। पर क्योंकि a डॉट बी भी मैच कर रहा है a प्राइम डॉट बी प्राइम से, तो ये एंगल भी इक्वल है। तो ये जो भी ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, तो इसको रिफ्लेक्ट और रोटेट करके मैं इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकता हूँ। तो ये तो ठीक ठाक रिजिडिटी ऑलरेडी दिखा रहा है, पर एक बात यहाँ और बोलनी कि जो पॉइंट सी मिलेगा हमें, देर इज ऑल्सो अ पॉइंट सी, लेट्स से सी यहाँ पे कहीं पे है, ये जो पॉइंट सी है और यहाँ पे एक पॉइंट सी प्राइम मिलेगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो पूरा का पूरा कॉन्फ़िग है, ये चीज़, इसको हम रोटेट और ट्रांसलेट और रिफ्लेक्ट करने के माध्यम से इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन की आवश्यकता पड़ सकती है, राइट? ऑलराइट, तो ये क्यों है? अब जो पिछले स्लाइड में सीखा वो यूज़ करेंगे। पॉइंट सी के लिए संभावनाएं क्या क्या हैं? पॉइंट सी क्या कर रहा है? पॉइंट सी के लिए हमें पॉइंट सी विल लाई ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस रूट अल्फा 33 सेंटर्ड एट द पॉइंट ओ, राइट? इस कंडीशन से हमें ये पता चला कि पॉइंट सी इस स्फीयर पर लाई कर रहा है जिसका रेडियस इज रूट अल्फा 33। एट द सेम टाइम सी डॉट ए, ये डेटा से हमें ये भी पता चला कि एक्चुअली वो उस स्फीयर के इस पर्टिकुलर सर्कल पे लाई करेगा, और इससे फिर हमें पता चला कि वो उस स्फीयर के एक और सर्कल पर लाई करेगा। तो वास्तव में जो पॉइंट सी है वो 2 सर्कल्स के इंटरसेक्शन पर लाई कर सकता है, यानी कि और थोड़ा और सोचेंगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअली वो जो 2 पॉइंट्स मिलेंगे जो उन 2 सर्कल्स के इंटरसेक्शन है वो सिमेट्रिक हैं अबाउट दिस प्लेन। ये जो ओ ए बी का प्लेन है उसके अबाउट सिमेट्रिक हैं वो 2 पॉइंट्स। तो या तो पॉइंट सी यहाँ है या उसकी घोस्ट कॉपी नीचे है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में 2 ही संभावनाएं हैं सी के पास अंडर ऑल दिस डेटा बाय द प्रीवियस स्लाइड में जो हमने सीखा। और क्योंकि ये चीज़ इस पर सुपर इम्पोज हो जा रही थी, और सेम चीज़ हम फिर इस सी प्राइम के लिए भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली आफ्टर यू ट्राई टू सुपर इम्पोज, या तो सी और सी प्राइम मैच कर जाएंगे या सी और सी प्राइम एक दूसरे की घोस्ट कॉपीज होंगे। सो दैट इज द रिजिडिटी। और वो अगर एक दूसरे की घोस्ट कॉपीज हैं तो एक रिफ्लेक्शन के बाद पूरा पूरा सुपर इम्पोजिशन हो जाएगा। ओके, सो ये सब चीज़ें अब मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, इससे बेहतर मैं नहीं बता सकता अनलेस मैं एनिमेट करने बैठ जाऊँ। इससे पता क्या चला हमें कि ये जो डेटा है दिस इज सफिशिएंट फॉर अस टू
डिड्यूस कि इस चीज़ का वॉल्यूम क्या होगा, ये जो पैरेललोपिपेड बनेगा यहाँ से, ये जो पैरेललोपिपेड बनेगा इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि इस डेटा से एक रिजिड कॉन्फ़िगरेशन तय हो जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस डेटा इज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू कन्वे। ये सब अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगली स्लाइड में हम सब कुछ इंडिपेंडेंटली करेंगे। पर एक बार ये बात अगर समझ में आई तो आगे जो हो रहा है वो थोड़ा मोटिवेटेड होगा, बस यही है। ऑल राइट, तो ये है रेलेवेंट थ्योरम कि अगर ए बी सी कोई भी तीन वेक्टर्स हैं तो स्क्वायर ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज दिस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने डिफाइन किया था, सो वी नो व्हाट दिस इज। पिछले स्लाइड्स में जो हमने सीखा उससे हमें पता चला कि ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स के माध्यम से ज़रूर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिड्यूस तो किया जा सकता है। जो पूरी बात हुई वो यही हुई, पर एक सिंपल फॉर्मूला है, पॉइंट ये है, ठीक है। इनफैक्ट एक ज़्यादा जनरल बात ट्रू है कि अगर हमारे पास 6 वेक्टर्स हैं पी क्यू आर और ए बी सी, तो ये जो प्रोडक्ट है दैट इज सेम एज दिस डिटर्मिनेंट। और यहाँ से ऑब्वियसली वो ऊपर वाली बात फॉलो हो रही है, जस्ट पी को ए ले लें, क्यू को बी और आर को सी, ठीक है। और इसका जो प्रूफ है मैं उसमें नहीं जा सकता अनफॉर्चुनेटली। प्रूफ हम जब मेट्रिसेस पढ़ेंगे तो इसका हम बहुत ही सरल सा एक प्रूफ दे देंगे। सरल तो नहीं बोलना चाहिए, पर एक बहुत ही नॉन कॉम्पिटिशनल प्रूफ कह लें वो दे पाएंगे। अभी के लिए अगर इसे प्रूव करना हो तो मेरे पास कंप्यूटेशन के अलावा कोई तरीका नहीं है, या तो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ इस्टेब्लिश करने बैठ जाओ, उसमें बहुत लेक्चर्स लगेंगे। तो फिलहाल के लिए द प्रूफ इज़ जस्ट कंप्यूटेशन। इफ़ यू जस्ट कंप्यूट यू विल गेट दिस, कोई उसमें समस्या नहीं है, पर बहुत लंबा कंप्यूटेशन हो जाएगा, राइट। इसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के टर्म्स में लिख लेंगे, इसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के टर्म्स में लिख लेंगे, तो दिस इज फाइन, वन कैन डू दिस, पर वो बहुत लंबा कंप्यूटेशन है। ओके, सो वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला बेसिकली। सो पहला इलस्ट्रेशन बहुत ही सरल सा सवाल है कि अगर हमारे पास ये तीन वेक्टर्स दिए हैं ए बी सी, किसी पॉजिटिवली ओरिएंटेड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के रिस्पेक्ट में उनका रिप्रेजेंटेशन हमें पता है, पूछा गया है इस चीज़ की क्या वैल्यू है, ये जो चीज़ यहाँ पे है इसकी क्या वैल्यू है। इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सारे ये जो सारे नंबर्स हैं हम ये सब जानते हैं, क्योंकि हमें पूरा डिस्क्रिप्शन पता है वेक्टर्स का इन टर्म्स ऑफ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पर द पॉइंट इज़ कि लेट्स यूज़ व्हाट वी जस्ट लर्नड। हम जानते हैं कि ये जो चीज़ दी हुई है हमें वो इसके बराबर है, और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज़ अ लिटिल सिंपलर देन पहले ये हम 6 नंबर्स कैलकुलेट करें, जो भी 9 नंबर्स एक्चुअली 6 ही हैं क्योंकि ये सब तो बराबर हैं, तो ये सब नंबर्स कैलकुलेट करें फिर डिटर्मिनेंट निकालें, उससे अच्छा है कि हम डायरेक्टली कर लें। सो दिस इज़ नथिंग बट 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1 और इसका स्क्वायर। नाउ इट्स अ रूट कॉम्पिटिशन, आगे आप खुद कर सकते हैं। तो जस्ट अ स्मॉल इलस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्मूला दैट वी जस्ट लर्नड। जी एडवांस का एक सवाल, 3 यूनिट वेक्टर्स दिए हैं सच दैट एंगल बिटवीन एनी टू ऑफ देम इज π/3, और फिर हमारे पास एक इक्वेशन दी है अजीब सी, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इज सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी, और ये वैल्यू पूछी गई है। ओके, थिंक अबाउट दिस। तो हमको डेटा क्या दिया है कि सब तो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a डॉट a, b डॉट b और c डॉट c हमें पता है, तीनों के तीनों 1 हैं, और क्योंकि किन्हीं भी दो के बीच का एंगल π/3 है तो हमें ये वाले डॉट प्रोडक्ट्स भी पता है। 1 टाइम्स कॉस ऑफ π/3 विच इज़ हाफ। ये डेटा हमको दिया हुआ है, एग्जैक्टली यही डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगर ये इक्वेशन होल्ड कर रही है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। पॉइंट इज़ वेल, ठीक है मैं सॉल्व कर देता हूँ। आई थिंक इसको करने के और भी तरीके हैं, आगे हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, शायद उससे भी हो जाएगा आसानी से। अभी जो सीखा है उससे हम करेंगे। तो वी हैव दिस इक्वेशन, बोथ साइड हम ए से डॉट कर देते हैं। बोथ साइड अगर ए से डॉट करेंगे तो क्या मिलेगा, a डॉट दिस इज 0
A dot this is the scalar triple product, so we get directly लिख दे रहा हूँ, this is scalar triple product, P फिर A dot A and so on, पर that implies, इसको मैं V बोल देता हूँ just notation, so say V अच्छा नोटेशन नहीं है, मे बी लेट मी कॉल इट अल्फा, क्या बोलना चाहिए, चलो V ही बोल देता हूँ, V फॉर वॉल्यूम, पर V फॉर वेक्टर स्पेस भी हो जाता है, मतलब सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स भी हो जाता है, चलो V ही सही. So what we have is कि V is equal to P plus Q by 2 plus R by 2, क्योंकि this is 1, this is half, this is half. ये एक इक्वेशन हुई. वैसे ही हम बोथ साइड B से डॉट करेंगे, बोथ साइड B से डॉट करेंगे तो ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा. राइट साइड में फिर ऐसी एक चीज़ मिलेगी, सो डॉटिंग विद B, डायरेक्टली लिखूंगा डॉटिंग विद B, हमें मिलेगा, सॉरी, 0 इज इक्वल टू हाफ ऑफ P प्लस Q प्लस हाफ ऑफ R, फिर डॉटिंग विद C. Dotting with C, this will again be V equals, right, ये चीज़ हो जाएगी. So now let's see, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, राइट, इन दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा. लेट अस नेम देम. From 1 minus 2, 1 minus 3 rather, 0 equals half P minus half R, which implies, well, which implies what? I want to say, yeah, this implies P equals R. इसमें क्या ही सोच रहा हूँ मैं. P equals R, चलो एक चीज़ तो समझ में आई कि P equals R. ओके, सो वंस वी हैव P equals R, हम रीराइट कर सकते हैं इस इक्वेशन को. सेकेंड इक्वेशन जस्ट बिकम्स zero is P plus Q and this is V equals, शायद ज़रूरत ही नहीं है, आई थिंक इतना पर्याप्त है. सो इससे हमें मिला कि P इज़ और Q इज़ माइनस P, ये दो चीज़ें हमें मिल गई. ठीक है, ये डिडक्शन समझ में आना चाहिए. वंस वी हैव P इक्वल्स R, वो हमने इस इक्वेशन में यूज़ कर लिया, तो हमें मिला Q इज़ माइनस P. तो अब ये तो हम निकाल सकते हैं, कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं. वो जो मैं सोच रहा था कि शायद हमें इस क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ जाएगी, वो तो पड़ी नहीं. स्ट्रेंज. Strange. So what is the final answer? So we have this quantity that we were after. कितना गंदा कलर है. This is same as, answer is 4 unless I made a mistake somewhere. ऐसा आना तो नहीं चाहिए, एक बार सोच लेता हूँ. I don't see the mistake. If there is any, so this is the answer. Okay. तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी जो अभी हमने आज सीखा, ये पहले भी ये सवाल कर सकते थे, बट ठीक है. एक और जी एडवांस का सवाल. 3 डायमेंशनल वेक्टर्स दिए हुए हैं. हमें बता दिया गया है कि u और v यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के ऑर्थोगोनल नहीं है, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं है. और फिर एक और कुछ डेटा दिया हुआ है, बेसिकली उनके बीच के एंगल्स कुछ कुछ दिए हुए हैं. w का मैग्नीट्यूड दे दिया और वॉट एवर. और क्या बता दिया गया कि
वो जो पैरेललोपिपेड है जो यू वी डब्ल्यू से उसकी 3 को टर्मिनस एजेस रिप्रेजेंटेड हैं, उसका वॉल्यूम √2 है। तो हमको करना क्या है, इसकी वैल्यू बतानी है, ये जो एक्सप्रेशन है। सोचें इस पे। राइट, सो इसकी वैल्यू बतानी है तो हमें करना क्या है, बेसिकली इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर हमें पता है, सॉरी दिस इज 5, इसका स्क्वायर इज करेक्ट, पर u और v यूनिट वेक्टर्स दिए हैं, सो दिस इज इक्वल टू 34 प्लस दिस क्वांटिटी। तो अगर हम ये निकाल लें u डॉट वी, जो कि नहीं पता था, अगर u डॉट वी निकाल लें तो हम ये निकाल लेंगे और फिर हम ये निकाल लेंगे। सो गोल इज टू फाइंड u डॉट वी, और इसके लिए हम वो यूज़ कर सकते हैं जो आज हमने सीखा। सो वी नो दिस इज equal to the following determinant. ओके, और इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल दिस x। सो इससे हमें मिला, ये जो अभी इक्वेशन हमने लिखी इससे हमें मिला, क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में आएगा 2, क्योंकि दैट इज द स्क्वायर ऑफ √2। ये चीज़ √2 दी हुई है या इसका मैग्नीट्यूड √2 दिया हुआ है, सो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और ये एक एक करके देखते हैं क्या है। u इज ए यूनिट वेक्टर, सो u डॉट u इज 1। u डॉट v को हमने x बोला हुआ है, u डॉट w 1 दिया हुआ है, v डॉट u को हमने x बोला हुआ है, v इज अ यूनिट वेक्टर तो ये 1 हो गया, v डॉट w 1 दिया हुआ है, w डॉट u वो भी 1 दिया हुआ है, w डॉट v 1 दिया हुआ है, और w डॉट w इज़ 4। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे, x ही निकालना था पर कर लेते हैं। पॉइंट इज x इज़ नॉन ज़ीरो, हमको ये भी पता है कि x इज़ नॉन ज़ीरो, शायद x इक्वल्स टू 0 इसका एक सोल्यूशन आएगा, जो दूसरा सोल्यूशन है दैट विल बी द आंसर। x नॉन ज़ीरो क्यों है, क्योंकि u एंड v वर नॉट ऑर्थोगोनल, ये क्वेश्चन में दिया है। एनीवे, सो दिस गिव्स अस right, which implies राइट, सो x इक्वल्स 2 आ रहा है, यहाँ से x 0 भी आ रहा है पर 2 भी आ रहा है, 0 इज रिजेक्टेड, सो x इज 2। x अगर 2 है तो दिस थिंग इज वॉट एवर लाइक 60 प्लस 34 94 आई थिंक। ठीक है, सो या, with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.